बच्चों ये वीडियो आपके लिए क्विक रिवीजन के ऐसा काम करेगा। वही टॉपिक्स पढ़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के पेपर में बार बार पूछे गए हैं और इस साल भी इन ही टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे ग्रेविटेशन के। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखो। बच्चों आगे आने वाले वीडियोस में भी दूसरे चैप्टर्स भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ये लेसन अभी पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों बहुत इजी चैप्टर है। पहले तो समझेंगे कि ये ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। आपको पता ही होगा, ग्रेविटी यानी एक ऐसी चमत्कारी शक्ति जो क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचती है। जैसे अर्थ के पास भी है, कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे आके गिर जाएंगी, अर्थ उसको अट्रैक्ट करेंगी। ये शक्ति सिर्फ अर्थ के पास नहीं बल्कि हर एक सेलेस्टियल बॉडी के पास है। जो भी आसमान में जितने भी स्टार्स है, प्लैनेट्स है, मून है, सबके पास ग्रेविटी होती है। सबके पास ऐसी ताकत होती है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा होती है पर होती है। बच्चों ये चैप्टर में का फर्स्ट पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रहा है, वो है केपलर्स लॉ। बच्चों केपलर कौन था? केपलर एक साइंटिस्ट था जिसने प्लैनेटरी मोशंस के 3 लॉज दिए थे। प्लैनेटरी मोशन यानी प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, उसमें उसने पहला लॉ ये दिया कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स एंड सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकाई। यानी उसने क्या बोला कि जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड वो एलिप्स ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और सन उसके एक फोकस पे है। क्योंकि एलिप्स बच्चों जैसे सर्कल होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, एलिप्स के दो फोकस होते हैं। बच्चों दोनों में से एक फोकस पे सन रहेगा और प्लैनेट रिवॉल्व करेगा उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये केपलर ने बोला था। बच्चों अब सेकंड लॉ उसने क्या बोला कि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन विल स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों ये अच्छे से समझना है। तो ये डायग्राम देखो बच्चों, ये डायग्राम में आप लोग देखेंगे कि पहले प्लैनेट ए, मतलब एक ही प्लैनेट ही है, ए उसका पोजीशन है प्लैनेट का, वो ए से बी पे जाएगा। समझ लो उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में 1 महीना लगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए से सन पे लाइन मार लेंगे और बी से भी सन पे लाइन मार लेंगे। तो ये बीच में एक एरिया आ गया, ये एरिया 1। अब उसके बाद वो प्लैनेट की पोजीशन सी पे आ गई, सी से वो डी पे चले गया, सी से डी पे चले गया, तब भी उसको 1 महीना लगा। अब बच्चों सी से भी सन पे लाइन मार लेंगे, डी से भी सन पे लाइन मार लेंगे, फिर से यहाँ पे एक एरिया बन गया, ये एरिया 2। अब प्लैनेट चले गया ई पोजीशन पे, ई से एफ पे जाने के लिए भी उसको 1 महीना लगा। बच्चों अब ई से भी सन पे ज्वाइन कर लेंगे लाइन और एफ से भी सन पे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 1 1 2 3 3 एरियाज आ गए। बच्चों ये तीनों एरियाज इक्वल रहेंगे अगर इनका टाइम इंटरवल इक्वल है। तो ये था केपलर का सेकंड लॉ कि अब द प्लैनेट विल स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ था। अब थर्ड लॉ बच्चों, थर्ड लॉ में केपलर क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। बच्चों ये लॉ क्या है, वो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी समझ लो आप प्लैनेट ए, ये जो प्लैनेट है वो ए पोजीशन पे है। अब ये पूरा रिवॉल्व करके जब वापस से ए पोजीशन पे आएगा, इसको जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जैसे अर्थ का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 365 डेज एंड 6 आवर है, तो ये होता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन यानी कि एवरेज डिस्टेंस प्लैनेट और सन के बीच में का। ये एवरेज डिस्टेंस क्यों बोला गया है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये जब ए पोजीशन पे प्लैनेट है तो ए से सन का डिस्टेंस कम है, पर जब वो एफ पे चले जाएगा तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस को एवरेज लिया है, मीन डिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे ये थर्ड लॉ बोलता क्या है बच्चों, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, उसका स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस को हम लोग आर कंसिडर करेंगे, मीन डिस्टेंस का क्यूब, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों में 2 क्वांटिटीज होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में अगर एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी बढ़ेंगी। एग्जाम्पल, आपको जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे उतना ज्यादा खाना आप उससे खरीद सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेंगी तो एक क्वांटिटी कम होंगी। एग्जाम्पल, अगर एक रूम आपको साफ करना है, 2 लोग साफ कर रहे हैं, उसको 1 घंटा लग रहा है, और अब 2 से 4 लोग हो जाएंगे, यानी अब लोग बढ़ गए तो टाइम कम हो जाएगा। पहले 1 घंटा लग रहा था, अब लगेगा आधा घंटा। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। बच्चों तीसरे लॉ में वो बोलता है क्या, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
अब बच्चों ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हमको हटाना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा और के लगाना पड़ेगा। ये के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमेशा आएगा। बच्चों अगर ये के की वैल्यू निकालना है तो अब ये आर क्यूब इधर मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब विल बी इक्वल टू के। ये था केपलर का थर्ड लॉ। अब बच्चों इस चैप्टर के सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों ये क्या है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन एक साइंटिस्ट था, सबको पता होगा, न्यूटन ने बहुत सारे लॉज दिए। बच्चों न्यूटन ने यहाँ पे इस लॉ में क्या बोला, क्या अगर आसमान में दो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, दो ऑब्जेक्ट है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसने बोला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा दोनों के मास, दोनों के वजन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, और दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा दोनों के बीच में के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच में के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों। समझ लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है या दूसरा प्लैनेट है समझ लो। तो अब ये इसका वजन m1 है, इसका वजन m2। बच्चों अब होगा क्या, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि आसमान में जितने भी चीज़ें रहेंगी वो सब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पास रहेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये m भी इसको खींचने की कोशिश करेगा, m1 जिसका मास है, और m2 भी क्या करने की कोशिश करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा। ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ लो इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो d है, इनके बीच में का डिस्टेंस d है। तो यहाँ पे न्यूटन क्या बोलता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा m1 इंटू m2 यानी दोनों के मास वजन का प्रोडक्ट के बराबर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा दोनों के बीच में के डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों के बीच में के डिस्टेंस के स्क्वायर के। बच्चों अब यहाँ पे भी अगर जैसे हमने यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया था तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, F इज इक्वल टू, पर यहाँ पे आ जाएगा G। ये G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। बच्चों ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका एक वैल्यू है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द G, तो बच्चों और उसका यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो वैल्यू है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बच्चों एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे इसका यूनिट, ये G का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, पर इसको ऐसा भी लिखते हैं। अगर ये देखो ये लाइन यानी ये डिनोमिनेटर की लाइन है, ये kg स्क्वायर डिनोमिनेटर में, अगर इसको न्यूमरेटर में लेना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg रेज टू -2, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा टॉपिक है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एक्सेलरेशन को समझना पड़ेगा। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी होगा क्या, समझ लो अब ये मेरे पास एक मार्कर है, मार्कर जब मैंने इधर पकड़ा है तो ये मार्कर बच्चों इसकी स्पीड 0 है, वेलोसिटी 0 है, पर जैसे इसको छोड़ दूंगा तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेंगी, और सबसे ज़्यादा स्पीड कब रहेंगी, जब मैंने कैच कर लिया तब। बच्चों यहाँ पे स्पीड बढ़ी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले 0 थी, जैसे जैसे टाइम बीतते गया छोड़ने के बाद तो स्पीड ज़्यादा हो गई, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी स्पीड कम से ज़्यादा हो जाएंगी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जब होगा तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन, this is called as acceleration due to gravity. The direction of acceleration due to gravity is directed toward the center of the earth that is vertically downward. हमेशा एक चीज़ याद रखो, जो भी चीज़ ऊपर से नीचे अर्थ के पास जाएंगी वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इसको एक डायरेक्शन है, हमेशा ये नीचे जाने वाली, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी जिसको मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू तो रहेंगी 9, 8 ऐसा कुछ तो वैल्यू तो रहेंगी, नंबर्स तो रहेंगे, पर साथ में डायरेक्शन भी रहेगा। हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर रहेंगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में। बच्चों इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल g से, डिनोट करते हैं स्मॉल g से, और इसका एक फॉर्मूला है g। ये g क्या था, पिछले टॉपिक में हमने पढ़े,
क्या जी था, रिकॉल करने की कोशिश करो। ये जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम, एम यहाँ पे मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अब क्योंकि हम अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं तो ये आर रहने वाला रेडियस, अर्थ का रेडियस, ठीक है बच्चों। इसको एक वैल्यू भी है, वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ये जी की वैल्यू है ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, अर्थ पे जी की वैल्यू ये होती है। अब बच्चों इसका एक सब टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में 3 टॉपिक है। वो तीनों टॉपिक कब समझेंगे, जब आपको ये फॉर्मूला समझेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, जी मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस, ठीक है बच्चों। पहला वेरिएशन, वेरिएशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एज वी विल मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल द वैल्यू ऑफ द आर दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस, दस द वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस। बच्चों ये आपके सामने अर्थ की एक डायग्राम है। अर्थ कुछ इस तरीके से बनी है, हमारी जियोइड शेप है अर्थ का। मतलब क्या बच्चों, सर्कल को थोड़ा दबा देंगे तो ये शेप आएगा। बच्चों दबाने की वजह से देखो बच्चों, ये जो बीच में की इक्वेटर है वो इक्वेटर थोड़ी लंबी हो जाएंगी और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो लॉजिकली सोचेंगे तो अर्थ के सेंटर से जो इक्वेटर तक का, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस रहेगा वो रेडियस थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। अगर रेडियस ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो अपने आप ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम। तो इक्वेटर पे क्योंकि रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा होने की वजह से ये पूरी वैल्यू कम हो जाएंगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम। बच्चों अब दूसरा क्या है, चेंज विथ हाइट। बच्चों चेंज विथ हाइट, अब थोड़ा लॉजिकली अगर सोचेंगे, ये समझ लो अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, ये हो गई रेडियस। समझ लो एक ऑब्जेक्ट अब अर्थ से थोड़ा ऊपर है, तो अब हमेशा सेंटर से, अर्थ के सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मोजेंगे। तो ये अर्थ के सेंटर से अर्थ तक ये हो गई रेडियस और ये हो गई हाइट। तो बच्चों अब रेडियस में, यानी ये रेडियस में हमको ऐसा लिखना पड़ेगा जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट का और अर्थ के बीच में का डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट पे है। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जी की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो एज वी विल मूव फ्रॉम अबाउ द अर्थ सरफेस, एज वी विल गो हायर एंड हायर, द वैल्यू ऑफ द जी विल डिक्रीज बिकॉज द डिनोमिनेटर विल इंक्रीज, एंड व्हेन द डिनोमिनेटर इंक्रीजेस क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन डिक्रीजेस। फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो उसका आंसर भी डिक्रीज होगा, जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तीसरा टॉपिक समझेंगे, चेंज विथ डेप्थ। बच्चों चेंज विथ डेप्थ का मतलब क्या, यानी अब तुम लोग ऊपर नहीं जा रहे हो, अब तुम लोग अर्थ के अंदर घुस गए, ठीक है, यानी अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर है। तो बच्चों अर्थ के अंदर जब तुम लोग घुस जाओगे तो ये रेडियस भी कम हो गई। अब रेडियस कम हो गई बच्चों तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी ये ऊपर का पार्ट कुछ काम का नहीं। यानी अब जब अर्थ के अंदर हम लोग चले जाएंगे तो ये ऊपर का मास ये भी कुछ काम का नहीं, ये कंसिडर नहीं करेंगे, रेडियस भी कम हो जाएंगी। यानी यहाँ पे रेडियस भी कम होगी और अर्थ का या जो भी हम लोग प्लैनेट का ये कैलकुलेट कर रहे हैं जी, वो इसका मास कम हो जाएगा, यानी m भी कम हो जाएगा ऊपर का न्यूमरेटर, और ये r भी कम हो जाएगा। पर बच्चों यहाँ पे याद रखना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे जब m भी कम होगा r भी कम होगा तो g की वैल्यू भी डिक्रीज होंगी, g की वैल्यू भी डिक्रीज होंगी, याद रखना होगा। पहला टॉपिक क्या था बच्चों, क्या जब हम लोग अर्थ के सरफेस पे हैं, अर्थ के सरफेस पे इक्वेटर पे g की वैल्यू कम रहेंगी और पोल पे ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोल पे कम है। दूसरा क्या था बच्चों, दूसरा था जब हम लोग हाइट बढ़ा देंगे, चेंज इन हाइट। तो बच्चों जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएंगी, क्योंकि अर्थ की रेडियस प्लस वो हाइट ऑब्जेक्ट की, दोनों प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और आखिरी वाला क्या था, जब अर्थ के अंदर डेप्थ में घुस जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, डेप्थ में जब हम लोग चले जाएंगे तो रेडियस भी कम हो जाएगा और ये मास भी कम हो जाएगा। उसके रिजल्टेंट में हम लोग को क्या देखने मिलेगा, क्या जी की वैल्यू भी कम होगी, जी की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बच्चों मास और वेट ये दोनों अलग टॉपिक है। अब तक तो हम लोग को लगता होगा मास यानी भी वजन, वेट यानी भी वजन, पर दोनों अलग है। आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, आप भूलोगे भी नहीं। बच्चों मास किसको बोलते हैं पहले वो समझेंगे। समझ लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मटेरियल है, जितना मैटर है उसको मास बोलते हैं।
व्हाट इज मास? मास इज द मैटर और मटेरियल प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब वेट समझेंगे। वेट यानी इसका मास तो रहेगा, पर इस पे जो भी ये प्लैनेट पे है, जिधर भी है उधर ग्रेविटी रहने वाली, तो ग्रेविटी इसको खींचने वाली, तो इसका मास प्लस इसका ग्रेविटी दोनों मल्टीप्लाई करके जो हमको वैल्यू मिलेंगी वो होती है वेट। यानी वेट के अंदर इसका मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएंगी वो रहेंगी वेट। बच्चों अब मास ध्यान से समझो। मास यानी सिर्फ इसका मैटर, इसके अंदर का मटेरियल। इसको कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं, इसको डायरेक्शन कुछ नहीं है, तो यानी ये एक रहने वाला स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डायरेक्शन नहीं। पर वेट में हमेशा ग्रेविटी एक्ट करने वाली, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने वाली, उसको एक डायरेक्शन है, तो वेट कौन सी क्वांटिटी रहेंगी? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखो, स्केलर क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन नहीं, वेक्टर क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन है। तो यानी मास को डायरेक्शन नहीं है तो मास है स्केलर क्वांटिटी, वेट को डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब मास का यूनिट जो है वो केजी है और वेट का यूनिट न्यूटन है। वेट का यूनिट न्यूटन है क्योंकि फोर्स लग रही है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है और वेट का यूनिट भी न्यूटन है। याद रखो बच्चों, अब मास इसका मटेरियल यानी मास, इसको जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तो इसका मास तो जितना है उतना ही रहने वाला, यानी मास विल ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर। बट वेट क्या वेट सेम रहेगा? अर्थ पे ही देख लिए थे हम लोग ने इसके पहले वाले टॉपिक में, क्या अर्थ पे ही जी की वैल्यू यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर पे कम थी और पोल पे ज़्यादा थी, तो यानी इक्वेटर पे कम वैल्यू रहेंगी तो इसका वेट इक्वेटर पे कम रहेगा, क्योंकि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ की तरफ खींच रही है ऑब्जेक्ट को वो कम है, वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है वेट के लिए, तो वो इक्वेटर पे कम रहेंगी और पोल पे ज़्यादा रहेंगी। पोल पे ज़्यादा है तो इसका वजन भी पोल पे क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। समझ में आया? तो बच्चों अगर रिवाइज करना है फटाफट तो एक बार देख लेंगे दोनों के डिफरेंस। मास का पहले डेफिनेशन बोलेंगे, इट इज़ द मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, और वेट का डेफिनेशन क्या आएगा? फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट दी ऑब्जेक्ट। ऐसा यूनिट मास का केजी, वेट का न्यूटन, मास स्केलर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी। मास हर जगह सेम रहेगा और वेट विल नॉट बी सेम इन एवरी पोजिशन और वेट विल नॉट बी सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, वेट इज नॉट सेम ऑन ऑल द प्लैनेट्स, और द प्लैनेट्स पे भी, क्योंकि हर प्लैनेट की भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एस्केप वेलोसिटी को समझेंगे। वेलोसिटी यानी स्पीड, एस्केप यानी किधर से तो भी बाहर निकल जाना। अब बच्चों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमको इतनी वेलोसिटी देनी है कम से कम कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाए। यानी क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझ लो ये अर्थ है और समझ लो ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का अर्थ का एरिया है, यानी इतने एरिया तक अर्थ के पास, यानी इधर से कोई भी ऑब्जेक्ट इधर तक फेंके तब वो वापस नीचे आ जाएगा। पर अगर ये ऑब्जेक्ट ये बाउंड्री के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल गया, इधर चले गया, तो ये वापस नहीं आने वाला। पर इधर तक उसको पहुंचाने के लिए अर्थ से स्पीड देना पड़ेगी, वेलोसिटी, ताकत देना पड़ेगी वेलोसिटी के फॉर्म में। तो बच्चों कम से कम वेलोसिटी हम लोग इतनी दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाए, उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। बच्चों उसकी डेफिनेशन देख लो, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर फॉर एन ऑब्जेक्ट to overcome the earth's gravitational influence is called escape velocity। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ याद रखो, escape velocity को VESC escape शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, और ये अर्थ के लिए है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड है बच्चों। देखो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, पर यहाँ पे ये एस्केप वेलोसिटी का जो मिनिमम वैल्यू है अर्थ के इन्फ्लुएंस को, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकलने के लिए ऑब्जेक्ट का, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। इतनी स्पीड चाहिए बच्चों जब जाके ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, द स्पेस क्राफ्ट सेंट ऑन द मून और ऑन द अदर प्लैनेट मस्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी मोर देन एस्केप वेलोसिटी। जो सैटेलाइट्स, जो स्पेस क्राफ्ट अर्थ से हम लोग छोड़ते हैं, अर्थ से हम लोग रिलीज करते हैं ऊपर स्पेस में जाने के लिए, तो उनकी मिनिमम वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा चाहिए, तभी तो वो अर्थ के इन्फ्लुएंस को पार करके बाहर निकलेंगे। ठीक है बच्चों, एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देख लो क्या है यहाँ पे, है आपके पास v एस्केप इज इक्वल टू √2gm डिवाइड बाय r। बच्चों ये g कैपिटल G है, कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m यानी मास ऑफ अर्थ, r यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इसका और एक फॉर्मूला है बच्चों,
2gr, ये स्मॉल g है बच्चों, स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों ये दोनों में से ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने होंगे बच्चों, क्योंकि MCQ आता है पेपर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप फटाक से उसको टिक करके सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, ये लेसन में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर न्यूमेरिकल्स आज हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि देखो एक न्यूमेरिकल्स ये फर्स्ट चैप्टर का है, फिर न्यूमेरिकल्स फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में भी है। मैं एक ही वीडियो में ये तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सिखाऊंगा एंड में। ये लेसन में बच्चों इतना ही इंपॉर्टेंट था, आपको यही टॉपिक्स करने हैं, अच्छे से करने हैं, रिवाइज करना है इन्हें एकदम अच्छे से याद करना है, क्योंकि इन ही टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आएंगे बच्चों पेपर में, गारंटी है बच्चों, क्योंकि इसके बाहर से कुछ नहीं आता बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर लो, आगे आने वाले दिनों में अगले चैप्टर्स की भी वीडियोस आपको मिलेंगे।